मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? पर जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बताया 20 लाख करोड़ के घोटाले होंगे अगर सबको कैलकुलेट कर लें। कांग्रेस से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के राज में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ कांग्रेस राज में। लालू राज में देखिए, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला हुआ, बाढ़ राहत घोटाला हुआ। सजा देते देते अदालतें थक गई। एनसीपी के राज में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप एनसीपी पर, मनी लॉन्ड्रिंग केस, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ, सिंचाई घोटाला एनसीपी के वक्त में, अवैध खनन घोटाला हुआ। दीदी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का वार था, शिक्षक भर्ती घोटाला, 23,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। रोज वैली घोटाला हुआ, शारदा घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, गो तस्करी घोटाला हुआ। लंबी चौड़ी लिस्ट है। दक्षिण भारत चलिए, तमिलनाडु में डीएमके पर अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप लगाया, 1.25 लाख करोड़ की अवैध संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग में बिजली मंत्री गिरफ्तार हो गए, ये आरोप प्रधानमंत्री। तो देखिए पॉलिटिक्स में कौन कौन से परिवार हैं, देख रहे हैं आप। गांधी परिवार पॉलिटिक्स में है, जिस पर पीएम ने वार किया, जो पूरी फैमिली, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरा परिवार पॉलिटिक्स में। अगला परिवार दिखाइए जरा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल, राम गोपाल, धर्मेंद्र यादव, सब पॉलिटिक्स में। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, सब पॉलिटिक्स में। महबूबा मुफ्ती और उनके पिताजी, ये सब पॉलिटिक्स में। पीएम मोदी ने सब पर हमले किए, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। सुनिए जरा। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि
दीदी जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे देशवासियों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। नरेंद्र मोदी ने 24 में जीत की गारंटी तय कर दी। समान कानून, प्रधानमंत्री आज भोपाल में थे और भोपाल में प्रधानमंत्री ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। प्रधानमंत्री ने बता दिया विरोधी कुछ भी कर ले, प्रधानमंत्री के पास वो मंत्र है जिसके बाद 24 में तीसरी जीत और हैट्रिक लगाने वाले पीएम मोदी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। विरोधी तैयारी कर रहे थे जब मोदी अमेरिका और मिस्र में थे कि अब मिलकर तो रोक लेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने जो यॉर्कर मारे वो देखिए जरा। अकेला एक यूसीसी ही आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए? वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। सभी दलों को, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के चर्चा करनी चाहिए। जब चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो। मोदी के पीछे विरोधियों ने मोदी को रोकने की पक्की प्लानिंग कर ली थी। ठान लिया था अब की बार मिलकर मोदी पर वार। लेकिन अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की थी। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। मैदान था भोपाल का तो मोदी ने मंच से 2024 का एजेंडा सेट कर दिया और 2024 के लिए समान नागरिक संहिता की ऐसी यॉर्कर डाली कि विरोधियों की गुल्ली उड़ना तय है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? यही बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के बारे में क्या बोलना चाहिए, इसका एक नया नमूना देश के सामने रखा है।
कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जिनके हाथ में स्टेट चलाने की जिम्मेदारी है और लोगों का समर्थन है। ऐसे साथियों के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट करना कहाँ तक सामुदायिक है, इस बारे में प्रधानमंत्री ने सोचने की आवश्यकता है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं, तो उन सब चीज़ों सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं। उनका मकसद वही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? बिल्कुल सरल भाषा में जो आपको समझ भी आएगी। हर देश में दो तरह के कानून होते हैं, कोई भी देश हो। कानून दो कौन से? पहला क्रिमिनल कानून, दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल यानी अपराध। क्रिमिनल कानून में क्या क्या आता है? चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे केस क्रिमिनल कानून। इसमें सभी समुदाय, धर्म के लिए एक ही सजा है। यानी क्रिमिनल कानून कोई भी हो, हिंदू हो तब भी वही सजा, मुसलमान हो तब भी वही सजा, ईसाई हो तब भी वही सजा। ये क्रिमिनल कानून में कत्ल हिंदू ने किया हो या मुसलमान ने किया हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। FIR, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन शादी, ब्याह, संपत्ति से जुड़े मामले आते हैं सिविल कानून में। शादी, ब्याह और संपत्ति, इसमें परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की भूमिका आ जाती है। इसमें सजा के बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर होता है। यानी क्रिमिनल कानून में अगर कोई क्राइम हुआ है तो अपराध के लिए सजा होगी, लेकिन सिविल कानून में सजा नहीं होगी, मुआवजा देना पड़ेगा। अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति को लेकर कानून अलग अलग है। यानी जो सिविल कानून है यही पर्सनल है जो धर्मों के हिसाब से। इस तरह के कानूनों को क्या कहते हैं? पर्सनल लॉ। हिंदुओं का कोई पर्सनल लॉ नहीं है। हिंदुओं की पर्सनल लॉ यानी धार्मिक लॉ नहीं। हिंदुओं की शादी होती है हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए। मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है। सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। सभी पर्सनल लॉ को खत्म करने की तैयारी। देश के हर नागरिक के निजी मामलों में एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो। यानी हिंदू विवाह हो या फिर मुसलमान शादी हो, कुछ भी हो, कोई किसी भी धर्म का हो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या तय होगा? एक जैसा कि शादी की उम्र को लेकर एक नियम होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई 18 में शादी कर ले, कोई 21 में कर ले, कोई 14-15 में कर ले। सबके लिए एक कानून, शादी की उम्र सबकी एक हो जाएगी। तलाक के आधार से जुड़े नियम सबके एक हो जाएंगे, सबको तलाक लेने का तरीका एक होगा। तलाक से जुड़ी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सबके लिए एक हो जाएगा। जो मेंटेनेंस तय करना है तलाक के बाद महिला के लिए, वो मेंटेनेंस एक जैसा हो जाएगा। उसकी जो पूरी प्रक्रिया है मेंटेनेंस को हासिल करने की, वो भी एक हो जाएगी। इसके अलावा गोद लेने का अधिकार अलग अलग है, गोद लेने का अधिकार एक जैसा हो जाएगा। गोद लेने की प्रक्रिया भी एक जैसी हो जाएगी। उत्तराधिकार
और विरासत के जो नियम है वो भी एक समान होंगे। पति और पत्नियों की संख्या भी एक होगी, क्योंकि हिंदू अगर एक बार में एक ही शादी कर सकता है तो मुसलमान भी एक बार में एक ही शादी कर पाएगा। 4 की इजाजत खत्म। परिवार नियोजन से जुड़े भी इसमें नियम शामिल हो सकते हैं। ये होगा यूनिफॉर्म। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं। जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास की बात की, 3 तलाक को समाप्त करने की हिम्मत की बात थी। कैसे तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं? क्यों देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, जो संविधान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे संविधान और कानून निर्माता है। 1941 में हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड की मांग हुई। 1941 में, यानी आजादी से पहले। ये आप देख रहे हैं, भीमराव अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, और सबसे कॉर्नर पर जो आपको नजर आ रहे हैं वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आजादी के बाद हिंदू कोड बिल पेश कर दिया गया। 1948 में संविधान सभा के सामने बिल पेश हुआ। 1948 में, आजादी के बाद। इसका मकसद बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा से आजादी दिलाना था। तो जनसंघ के नेता उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब समेत कई लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था, इतना विरोध हुआ था। 1948 की बात हो रही। आज 23 में भी विरोध हो रहा है, सोचिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ का। इसके बाद अंबेडकर साहब ने नेहरू जी को पत्र लिखा। तब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को झुकना पड़ गया विरोध के आगे। लेकिन 1955 और 56 में 4 हिस्सों में हिंदू बिल आया। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया पहले, यानी शादी का तरीका क्या हो एक कानून के तहत। हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956, यानी किस तरह से उत्तराधिकार तय किया जाए, संपत्ति का बंटवारा। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, यानी कैसे गोद लेना है और कैसे मुआवजा दिया जाए। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 आया। ये सारे एक्ट अलग अलग 4 हिस्सों में आए। इसके बाद हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार मिला, दूसरी जाति में विवाह संपत्ति का अधिकार मिला, बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिल गया, पुरुषों की 1 से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई। 1948 में महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। विरोध किस बात को लेकर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमेशा से विरोध होता रहा। सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग करते रहे। संविधान के अनुच्छेद 25 का वो तर्क देते हैं, अनुच्छेद 25 का, आर्टिकल 25 का। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि आर्टिकल 25 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये शादी ब्याह जो है, ये भी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 कहता है। शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में कानून थोपने को गलत बताते हैं। शरिया कानून 1400 साल पुराना माना जाता है, इसे वो अपने आस्था का विषय मानते हैं। एक समान कानून से धार्मिक आजादी छीनने का डर, वोट बैंक के लिए भी कुछ दल इसका विरोध करते हैं। बुनियादी सवाल ये है कि कहते हैं आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। केवल ये इस तरह की जो बातें बौखलाहट है नरेंद्र मोदी जी की, उनको लग रहा है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं देश के, उनसे संभल नहीं रहे हैं। ये केवल एक हताशा का एक लक्षण है। अब बौखलाहट तो उनके बयानों से
जाहिर हो रही है। अगर यूसीसी इतना ही जरूरी है तो 9 साल तक आप क्यों इंतजार कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे कि 2024 का चुनाव आएगा तब आप इस मुद्दे को उठाएंगे। सिर्फ चुनावी मुद्दा है इसके। ये सरकार ये नहीं बता सकती है कि यूसीसी का ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे बनाओगे, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। जब इन्हीं का लॉ कमीशन ने एक बार इसको रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा क्यों लेकर के आए? इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें कि उत्तराखंड है या कई और राज्यों में जब चुनाव आता है तो यूसीसी की बात करते हैं, जब सरकार में रहते हैं 5 साल तक चुप रहते हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हर बार चुनाव के मौके पर ऐसे बिंदु तलाश करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा को फायदा हो। यूसीसी के कोई खिलाफ नहीं है। सभी दलों को, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के चर्चा करनी चाहिए। यूसीसी या जो आप कानून की बात कर रहे हो, सबके लिए एक कानून हो तो आप करें तो क्या करें? पूर्वोत्तर में साफ हो रहे हो, हिमाचल हार रहे हो, कर्नाटक बुरी तरह हार रहे हो, दिल्ली साफ हो रहा है आपका। जब चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो, सिर्फ ध्रुवीकरण और कुछ नहीं। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए, शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये, हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। यूसीसी पर संविधान क्या कहता है? संविधान में एक आर्टिकल है 44, अनुच्छेद 44 में यूसीसी की चर्चा है। सोचिए, आजादी के बाद जब संविधान आया तभी इसका जिक्र कर दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के भाग 4 इसको लेकर इसमें लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित यह अनुच्छेद है। राज्य यानी देश के लिहाज से राज्य लिखा गया है। इसके मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात है उसमें। राज्य एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए गाइड की तरह है कि क्या करना है आपको आगे। इन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिक समान संहिता, ये पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश में अगर वास्तव में तरक्की करना है, इस देश के लोगों में तरक्की होनी है, यूसीसी बहुत ज़रूरी है। विश्व के बहुत सारे देशों में यूसीसी लागू है। जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक देश हैं, वहां भी यूसीसी लागू है। और हिंदुस्तान के लिए यूसीसी उतना ही जरूरी है जितना बुखार में बिना पैरासिटामोल के बुखार नहीं उतरता है, वैसे यूसीसी के बिना हिंदुस्तान का विकास संभव नहीं है। मोदी जी ने कोई मुद्दा उठा दिया तो वो हुआ नहीं है, आज उठा दिया और इलेक्शन हो या ना हो, आगे हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन यूसीसी जरूर लागू होकर रहेगा। अगर एक देश एक संविधान पे चलते हैं तो वो सबके लिए फायदेमंद है। ये कहाँ का देश का कानून होता है कि एक देश में 10 कानून चलें, तो एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। किसी के लिए धर्म विशेष, जातिगत कोई भी आरक्षण या कुछ भी नहीं होना चाहिए। यूसीसी का मतलब तो कुछ ऐसा है नहीं कि किसी को बाहर निकाल देंगे, बल्कि समान संहिता लागू होगा। एक देश में एक तरह के न्याय पद्धति है, एक तरह के आय हम चाहते हैं, तो एक तरह का नियम सबके लिए हो। अब देश का विकास क्या नदी नाले पहाड़ और जमीनों से होगा क्या? देश का विकास का मतलब है कि इस देश में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है हम उसका भी ध्यान रखें। जब हम सब लोगों का बराबर विकास करने की बात करेंगे तभी तो देश का विकास होगा। और अगर इस तरह का कोई कानून लाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल से बोलते हुए यह भी बताया कि ये जो विरोधी सब एक साथ आ गए, एक साथ आने के पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह क्या हो सकती है सोचिए। पीएम ने कहा बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। ये सब मोदी को हराने के लिए एक साथ नहीं आए, ये सब अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए और खुद के करप्शन पर एक्शन ना हो उसके लिए एक साथ आए। सुनिए जरा। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम
20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का